हेलो, मैं ब्लेड्स हूँ और आज हम अपना इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। और इसमें हम बहुत सी सारी ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जो हमें अभी आइडिया नहीं होगा उस चीज़ों का। तो आपने घबराना नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता आप यूज्ड टू होते जाएंगे। तो हम थोड़ा सा ना हिस्ट्री को देख लेते हैं, कंप्यूटर की हिस्ट्री किस तरह शुरू हुई थी। वैसे तो काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने के नाम आएंगे, बट मैं उनमें से कुछ टॉप दो वालों का नाम ही शो करूँगा, ठीक है। तो 1800s में ना चार्ल्स बेबेज एक मैथमेटिशियन थे, साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने मैकेनिकल कंप्यूटर इन्वेंट किया था, ठीक है। अब इस टाइम पे ना कंप्यूटर ना, आपको ये पता होना चाहिए, कंप्यूटर हमेशा समझता है ज़ीरो और वन की लैंग्वेज, ठीक है। अगर उसने उसे हाँ बोलना होगा तो हम कहेंगे वन, अगर उसे नहीं बोलना होगा तो हम उसे कहेंगे ज़ीरो। और ये आपको आगे जाके पता लगेगा कि ये वन और ज़ीरो उसे समझ किस तरह लग रहा होता है, ठीक है। तो 1800s में मैकेनिकल कीबोर्ड्स बहुत बड़े बड़े होते थे, ठीक है। अभी आप अपनी अलमारी को देख लें, उसको भी डबल कर लें तो उतने बड़े बड़े मैकेनिकल कंप्यूटर्स होते थे, ठीक है। तो ये सिर्फ साइंटिस्ट के पास मौजूद होते थे इस टाइम पे। तो बाद में एक फीमेल साइंटिस्ट आई थी, एडा लवलेस, ठीक है। तो उसने अपना पहला एल्गोरिदम लिखा। अब एल्गोरिदम क्या होता है, आप अपनी लाइफ को ना स्टेप्स में डिवाइड कर लें, ठीक है। आप अपनी रूटीन को स्टेप्स में डिवाइड कर लें। आप कहते हैं यार मैं सो के उठता हूँ, ठीक है, मैं उठा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैंने खाना खाया है, ठीक है। तो अब इस तरह होगा ईट, ठीक है, वेक अप, ईट, ठीक है, और बाद में आप दोबारा सो जाते हैं, ठीक है। और बाद में आप इसे कहते हैं, इसे रिपीट करते रहो। तो ये चीज़ आपका ना, ये आपके डेली रूटीन की ना का एल्गोरिदम है। आपने अपने रूटीन को स्टेप्स में लिख लिया, ठीक है। तो ये इस तरह आप अपनी रूटीन को एल्गोरिदम में लिख सकते हैं। इसी तरह कंप्यूटर्स को चलाने के लिए भी ना एक एल्गोरिदम उसने लिखा, ठीक है, कि यार कंप्यूटर चले किस तरह। तो पहला, और आपको आगे जाके ना एल्गोरिदम की समझ लगती जाएगी, एल्गोरिदम होते क्या हैं, ठीक है। तो ये बस थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाह रहा हूँ हर चीज़ का। बाद में 1970s में ना माइक्रो प्रोसेसर्स आए। मतलब आपने सीपीयू का नाम तो सुना होगा, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है, ये एक किस्म का ना कंप्यूटर का ब्रेन होता है। अब ये प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर जो भी है ना, ये कंप्यूटर का सारा काम करेगा। आपका कीबोर्ड चलाना, आपका माउस चलाना, आप जो अपना कीबोर्ड की भी प्रेस करते हैं ना, तो उसका भी जो कंट्रोल है ना, वो ये कर रहा होता है। सारी चीज़ों का कंट्रोल ये कर रहा होता है। ये कंप्यूटर का ब्रेन इसे कहते होते हैं, ठीक है। 1990s में फिर इंटरनेट आने लग गया और 2000 में स्मार्टफोन्स आने लग गए, ठीक है। अब स्मार्टफोन के अंदर भी माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं। तो ये, अब आप ये देखें, जब हाँ मैकेनिकल कीबोर्ड आया था वो कितना बड़ा था, और अभी कितने साइज़ पे हो गया, माइक्रो साइज़ में शिफ्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, जैसे हमने पढ़ा कि यार जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है उसे हम प्रोसेसर कहते हैं, ठीक है। अब सीन ये है कि ये ब्रेन तो है, बट इसको हमें इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी ताकि काम करें, क्योंकि प्रोसेसर खुद से काम नहीं कर सकता, ठीक है। ये सारे काम इसके पास कंट्रोल तो सब चीज़ का है, बट ये खुद से काम नहीं करेगा। तो हमें जो इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं कि यार, हम कहते हैं यार पीसी ऑन करो, ये करो, गेम ऑन करो, तो टेम्परेरी तौर पे ना वो जो सारी मेमोरी होती है ना, वो रैम में स्टोर हुई होती है, ठीक है। अब इस तरह भी देख लें, अगर हमने करना है और 1+1 करना है, ठीक है, तो हम 1+1 को रैम में स्टोर करा देंगे। हम जैसे कैलकुलेट का बटन दबाएंगे ना, हमें जब कैलकुलेशन चाहिए होगी, जैसे कैलकुलेट का बटन दबाएंगे वो प्रोसेसर को देगा, ठीक है। प्रोसेसर सारी चीज़ कैलकुलेट करके दोबारा वापस रैम में डालेगा, ठीक है। अब हम कहते हैं यार हमने डिस्प्ले करवाना है कंप्यूटर में, तो दोबारा रैम प्रोसेसर को देगा और फिर वो मॉनिटर को शो होगा। इसी चीज़ को देखने के लिए ना हम बाद में इसकी एनिमेशन भी देखेंगे, तो आपको और भी ज़्यादा समझ में लग जाएगी। तो अब सीन ये कि हमने बात की थी यार कंप्यूटर 0-1 की लैंग्वेज समझता है। अब वो होता किस तरह है, अब देखें, रैम और प्रोसेसर आपस में कम्युनिकेट किस तरह करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह कर सकते हैं, नहीं ना, तो इनमें बीच में एक तार कनेक्ट की जाती है, ठीक है। अब तार अगर करंट नहीं दे रही, इसका मतलब है ज़ीरो, ठीक है। तार मतलब से करंट नहीं जा रहा, इसका मतलब ज़ीरो कह रहा है नहीं, ठीक है। अगर तार करंट दे रही होगी, ठीक है, उसको हम कह देंगे यार ये 1 है। और एक तार को ना, मतलब एक तार को हम उसको कहेंगे बिट, ठीक है। इसका मतलब बिट के बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। बाइनरी नंबर मतलब 0 या 1, हाँ या नहीं, ठीक है। तो अगर एक तार लगी होती है ना, हम बता सकते हैं यार या तो हाँ या तो नहीं है, ठीक है।
तो एक नंबर हम रिप्रेजेंट इस तरह करते हैं, ठीक है। अब आपने सुना होगा 32 बिट वायर्ड 32 बिट प्रोसेसर, 64 बिट प्रोसेसर। तो उसमें होता क्या है, हम कर देते हैं इसी तरह की 32 वायर्स कनेक्ट कर देते हैं आपस में प्रोसेसर और रैम के बीच में। अगर रैम ने प्रोसेसर को कोई बात बतानी होगी तो वो उस सीक्वेंस का करंट करेगा, ठीक है। अगर कोई एक नंबर है, ठीक है, हमें ये एक बाइनरी नंबर ले लेते हैं 1001, कंप्यूटर ये समझ रहा है, ठीक है। तो हम ये कोई एक तार से करंट देंगे, दूसरी तार से, तीसरी तार से, चौथी तार से, इन दोनों तार से करंट नहीं देंगे तो प्रोसेसर को समझ लग जाएगी अच्छा ये चीज़ करनी है, ठीक है। तो हम तारें उतनी ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। तो रैम से प्रोसेसर के साथ भी 32 वायर्स कनेक्ट करेंगे, प्रोसेसर से रैम भी 32 वायर्स कनेक्ट करेंगे अगर आपका 32 बिट का प्रोसेसर है। तो इसी तरह प्रोसेसर हर चीज़ के साथ, हर हार्डवेयर के साथ ना 32 वायर्स कनेक्ट हुई होती है। अब देखिए हार्डवेयर क्या होता है, जो भी चीज़ है फिजिकली जिसे आप टच कर पाओ तो वो हार्डवेयर होगी। जिस तरह की कीबोर्ड, हार्ड ड्राइव, मॉनिटर, ज़रूरी नहीं आप हार्ड ड्राइव आपके सीपीयू के अंदर है ना, आपके लाइक केसिंग के अंदर होगी, देख सकते हैं आप, उसे टच भी कर सकते हो, तो वो आपका हार्डवेयर में आ जाती है। अब कुछ ऐसी चीज़ें तो हैं जिन्हें आप टच नहीं कर सकते। आप कहेंगे यार जो मेरी विंडोज़ हैं, आप विंडोज़ को टच कर सकते हैं? नहीं। जो आपका कोई गेम होगी आप उसको टच कर सकते हो? नहीं। तो वो जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी सॉफ्टवेयर होंगी जिन्हें आप फिजिकली टच ना कर पाओ, ठीक है। अब बात आ जाती है यार कि मैंने आपको कहा कि यार मैंने कीबोर्ड से इनपुट दी 1, ठीक है, 1 की इनपुट दी और प्लस की इनपुट दी और 1 की इनपुट दी। अब मैंने कैलकुलेट का बटन नहीं दबाया, ठीक है, तो होगा क्या, तो कीबोर्ड से मैंने इनपुट दी, सारी कीबोर्ड से जाएगा प्रोसेसर पे 1 + 1 और वो रैम में थोड़ी देर के लिए स्टोर कर लेगा, ठीक है, जब हमें चाहिए होगा। अब सीन ये है कि मैं कहता हूँ यार अभी मैंने इसको कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला, ठीक है, मैं ऐसे कहता हूँ यार कैलकुलेट करें, तो क्या होगा, ये जाएगा प्रोसेसर को देगा यार ये चीज़ें ऑपरेट करके दो मुझे, सही है। तो ये जब ऑपरेट करके वापस आएगा 2 बन जाएगा। अब हमारे पास ऑप्शन आती है, हम इसे हार्ड ड्राइव में भी स्टोर करा सकते हैं, ठीक है, टेक्स्ट फाइल के फॉर्म में, हम इसे किसी डिस्प्ले के तौर पे भी दिखा सकते हैं। तो हमें फिर प्रोसेसर को देनी पड़ेगी, हम रैम डायरेक्टली हार्ड ड्राइव को नहीं दे सकती, ना फिर मॉनिटर को दे सकती है, तो हम इसे देंगे प्रोसेसर को, ठीक है, और ये फिर मॉनिटर पे शो हो जाएगी। हमारा ना कंप्यूटर बेसिकली इस तरह काम कर रहा होता है, और ये सारी तारें और ये जो डाटा बीच में ट्रांसमिट हो रहा है ना, उसको रीड किस तरह करते हैं हम, तारों और करंट के थ्रू करते हैं यार। जहाँ जहाँ करंट आ रहा है तो वहाँ वहाँ 1 हम कंसिडर कर रहे होते हैं। तो इस तरह हम हर नंबर को रिप्रेजेंट कर देते हैं बाइनरी में, और बाइनरी क्या होता है, 0 1s की लैंग्वेज, सही है। अब सीन ही आ जाता है कि हम अपनी लाइफ को अगर देखें, हम यार पढ़ाई करते हैं, ठीक है, ये इनपुट प्रोसेस आउटपुट, हम पढ़ाई करते हैं, हम पहले लिखते हैं, हम एक इनपुट देते हैं, ठीक है, हम पहले सारा लेक्चर्स लिखेंगे, हम घर जाएंगे उसको याद करेंगे, वो हम प्रोसेस कर रहे होंगे, ठीक है, बाद में हम एग्जाम में आएंगे उसको लिखेंगे, वो हमारी आउटपुट होगी। तो हम कोई भी काम देखें ना, अपने काम देखें तो उनमें इनपुट और प्रोसेस और आउटपुट हो रहा होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर भी ऐसे काम करता है, हम एक कीबोर्ड में हमारे पास इनपुट डिवाइसेस भी होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस भी होती हैं, हम कीबोर्ड से इनपुट देते हैं, माउस से इनपुट देते हैं, ठीक है, तो प्रोसेसर उसे प्रोसेस करता है। अब हम कुछ चीज़ें हम कहते हैं थोड़ी देर के लिए स्टोर करके रखें, हम उस स्टोरेज डिवाइसेस भी होती हैं, हार्ड ड्राइव भी, रैम भी स्टोर करती है, बट वो टेम्परेरी तौर पे थोड़ी देर के लिए स्टोर करती है, ठीक है। तो हमें कभी बार स्टोर भी करना पड़ जाता है, और कभी कभार हमें डिस्प्ले भी करना पड़ जाता है, हम मॉनिटर्स पे डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक है। तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट ये बार बार रिपीट होगा कंप्यूटर्स में ना। ये आपने सोचना इस तरह कि यार हमने क्या चीज़ की इनपुट दी है, क्या चीज़ की आउटपुट दी है, और क्या चीज़ प्रोसेस हो रही है। हमने हमारे सोचने का तरीका ऐसा होना चाहिए अगर हमने कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना है, ठीक है। अब सीन ये कि हमने कर तो लिया, अब हमारी इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को समझाते किस रहे हैं, ठीक है। तो हार्डवेयर के सबसे क्लोज जो होती है ना, होती है मशीन लैंग्वेज। अब आपने मशीन लैंग्वेज देखी है कि यार मशीन कोड आपने देखे हैं कि 01 01 01, ये बिल्कुल भी हमें समझ नहीं लगते, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे ना, तो हम इंग्लिश के वर्ड ज़्यादा यूज़ करने लगे। अब असेंबली लैंग्वेज है ना, इसको हम थोड़ा सा पढ़ के ना समझ आ जाती है, ठीक है, बट इसको हमें बड़े गौर से पढ़ना पड़ता है। आगे जाके अभी मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा कि असेंबली लैंग्वेज होती किस तरह की है, सही है। तो असेंबली लैंग्वेज हमें काफ़ी हद तक ना रीडेबल लगती है, बट स्टिल ये आप किसी नॉर्मल बंदे को दिखाओगे ना, वो कहेगा यार मुझे तो बिल्कुल मेरे सर के ऊपर से जा रही है, उसको समझ ही नहीं लगेगी असेंबली लैंग्वेज है क्या, ठीक है। और अब अगर हम बात करें हाई लेवल लैंग्वेज की, हाई लेवल लैंग्वेज हो जाती हैं जावा, C++, पाइथन, ये जो आपने नाम बहुत ज़्यादा सुने होंगे, ठीक है। तो ये हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। अब सीन ये, जितना ज़्यादा आप नीचे है ना, मतलब जितना ज़्यादा आप हार्डवेयर से क्लोज है, तो वो लो लेवल लैंग्वेजेस हो जाती हैं, ठीक है। जिस तरह असेंबली जो है ना, ये लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है।
और जैसे हाई जा रहे हैं ना, तो वो हाई लेवल लैंग्वेज है। अब आपने बात ये याद रखनी है, जितनी हाई लेवल लैंग्वेज होगी ना उतनी स्लो होगी। अब वो स्लो क्यों होगी? हाई लेवल लैंग्वेज पहले कन्वर्ट होती है लो लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। मतलब जिस तरह C++ होगी वो असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट होगी, फिर उससे वो मशीन कोड में जाएगी और फिर उससे वो हार्डवेयर को कंट्रोल करेगी, तो इसमें बड़ा टाइम लग जाता है। बट अगर आप लो लेवल लैंग्वेज लिख रहे हैं, ठीक है, आप असेंबली लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, वो डायरेक्ट मशीन कोड में चेंज होगी और फिर वो हार्डवेयर में हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह जिस तरह अगर आपको ये असेंबली लैंग्वेज आपको आती हो तो आप बहुत तेज़ काम कर सकते हैं, बट वो लिखना मुश्किल हो जाता है। अब वो आपको वही चीज़ दिखाने के लिए ना मैं आपको यहाँ आता हूँ, ठीक है। अब ये देखें, ये जो ग्रीन वाली ये जो तीनों है ना, ये पाइथन है, ये जावा है और C++ है। अब देखें पाइथन, अब मैंने एक टेक्स्ट प्रिंट करना है, ठीक है। प्रोग्रामर सबसे पहले अपना एक टेक्स्ट प्रिंट करते होते हैं कंसोल में, हर बंदा करता है, ठीक है। उसको हम कह देते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हम अपना नाम भी प्रिंट कर सकते हैं, हम जिस तरह मैं अपना कर दूं हमजा आसिम ब्लिट्जरीन कुछ भी कर दूं, ठीक है। तो ये एक टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए पूरा ये हमने इतनी लाइन्स लिखनी पड़ेंगी। पाइथन में क्या लिखना पड़ेगा? प्रिंट। प्रिंट बेसिकली हम ना वर्ड यूज़ करते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में कि हमने जब डिस्प्ले करवाना होता है कोई भी चीज़, ठीक है, हमने अपने मॉनिटर पे डिस्प्ले कोई चीज़ करानी, हम कहेंगे यार प्रिंट कर दो इसको। उसका मतलब ये नहीं कि आप पेज पे आप प्रिंटर से प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट का मतलब ये कि आप अपनी स्क्रीन पे लेकर आ रहे हैं, ठीक है, चीज़ें। तो हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। ये देखिए सिर्फ एक लाइन है। अब आप ये किसी को भी दिखाएंगे तो वो थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लेगा यार ये हेलो वर्ल्ड कहीं ना कहीं लिख रहा है, ठीक है। जावा पे आते हैं, यहाँ भी थोड़ी समझ लग रही है। देखिए प्रिंट सिस्टम आउट, ये आगे पीछे चीज़ों को इग्नोर करेंगे, हम हेलो वर्ल्ड को देख लेंगे, ठीक है। अब C++ में भी देखें, आपको समझ लग रही है, रीडेबल लग रहा है, मतलब आपको फिर भी हो रहा होगा यार ये क्या चीज़ें हैं, ऊपर नीचे क्या लिखा हुआ है। आपको हेलो वर्ल्ड तो एटलीस्ट नज़र आ रहा है ना कि इधर उधर से क्या चीज़ हो रही है, ठीक है। तो और आप ये देखें, जितना जितना आपके लिए ईजी होगी ना, जिस तरह पाइथन है सबसे स्लो है, ठीक है। अगर हम जावा C++ हाई लेवल लैंग्वेजेस में भी ना और भी लेवल्स होते हैं, बट हम उतना डीपली नहीं जाएंगे। तो पाइथन अगर देखें ना C++ कंपेयर करें, वो ज़्यादा स्लो है, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि बस वो एक लाइन लिख रहे हैं, तो पाइथन पहले कन्वर्ट होती है अपनी दूसरी लैंग्वेजेस में और वहाँ से फिर असेंबली में जाती है, ठीक है। असेंबली से मशीन कोड में ट्रांसफ़र होती है और फिर वो वहाँ से हार्डवेयर को कंट्रोल करती है, तो बहुत टाइम लग जाता है। पाइथन सबसे स्लो लैंग्वेजेस में से आती है। तो अब बात आ जाती है असेंबली, जो कि लो लेवल लैंग्वेज मैंने आपको बताया था। अब ये देखें, ये थोड़ी सी रीडेबल नहीं लग रही। अब इसमें देखें कितनी इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ रही हमें, क्या क्या चीज़ें लिखनी पड़ रही, वहाँ हम थोड़ी सी चीज़ों में काम कर लेते। अब ये देखें, ये क्या प्रिंट में, अच्छा ये जो चीज़ है ना ये मैंने खुद से लिखी है, इसको आप कंसिडर ना करें, ठीक है। अब आपको पता नहीं लग रहा कहाँ से मैं प्रिंट कर रहा हूँ ठीक है। आपको लग रहा है कहीं से मैं कोई चीज़ प्रिंट कर रहा हूँ या कहीं शो कर रहा हूँ, नहीं, यहाँ बस एक मैसेज लिखा हुआ है, हाँ हेलो वर्ल्ड। अब उसके साथ हो क्या रहा है मैसेज का, ये हमें चीज़ नहीं पता, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज में ये सीन हो जाता है। अब हम उससे भी लो आ जाएं, मशीन कोड में आ जाते हैं। मशीन कोड में तो ये हमें तो 010101, ये तो मेरा नहीं ख्याल है कोई बंदा भी देख के बता सकते यार ये चीज़ क्या हो रही है, ठीक है। इतना किसी का भी दिमाग नहीं होता यार मशीन कोड देखे और ये बता दे कि यार ये चीज़ क्या हो रही है, ठीक है। ये सिर्फ मूवीज़ में ऐसा होता है। तो अभी ना हम, ये हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि हम कंप्यूटर्स में होता क्या, कंप्यूटर काम किस तरह करता है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्लो चार्ट्स और सूडो कोड के बारे में, ठीक है, कि हम अपना जो हम एल्गोरिदम्स लिखने की कोशिश करेंगे कि यार हम कंप्यूटर साइंस एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट किस तरह सोचते हैं। और बाकी आपको कोई भी इश्यू हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में भी चीज़ें बता सकता हूँ। बाकी यहाँ इतनी ज़्यादा चीज़ें होंगी कि जो आपको अभी समझ नहीं लगा करेंगी। तो ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन था जो अपने आगे चीज़ें पढ़नी है। तो जैसे जैसे आप अपनी मेरी वीडियोस देखते जाएंगे तो आपको और भी ज़्यादा समझ लगते रहेगी। तो आप बार बार रिपीट पे कभी वीडियो देखें, ये वीडियो देखने के बाद अगली वीडियो देखें और बार बार शुरू से पीछे देखने की कोशिश करें, ताकि आपको ये आहिस्ता आहिस्ता आप इन चीज़ों के यूज टू होते। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।